ये 3 चिट्ठी तस्वीरों दुनिया को दिखा रहे हैं आप, और न्यूज चैनलों में चलाया जा रहा है। ये चिट्ठियां कौन दिखाएगा? खान और रहमान ये कोचिंग चलाने के नाम पर ये पहले भी संदिग्ध स्वरूप में बच्चों के आंदोलन के नेतृत्वकर्ता के रूप में अराजकता फैलाने का प्रयास करते हैं। शायद हमारे डिप्टी सीएम महोदय ये भूल गए कि हर मुसलमान अजमल कसाब ही नहीं होता है, अब्दुल कलाम भी पैदा हुआ है इस देश में। पूरी परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए भाषण भी किए हुए हैं बगैर किसी आधार के। उनके पास किसी तरह का आधार नहीं था, उसके बाद भी गैर जिम्मेदाराना तरीके से आरोप लगाए हुए हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हमने जिला प्रशासन को लिखा है। सोशल मीडिया पर आंदोलन चल रहा है, 6 तारीख के बच्चे जाते हैं धरना देने ऑफिस में, आपसे पूछने, आपसे मिलने चेयरमैन से। बच्चे ने ना तो बस जलाया, ना दुकान तोड़ी, ना गाड़ियां जलाई, ना कोई रोड बंद किया। गया है, उसको पैर में चोट है, देन ये उनका पैर छिल गया है। अब ऐसे बच्चे एग्जाम कैसे देने जाएंगे? ठीक है, ये देखिए इस बच्चे का चोट देखिए पैर में, 3-4 ऐसे उसके बाद देखिए ये पैर में चोट लगा है। ये बच्चे, इसका पैर टूट गया है, ये एलएनजेपी में भर्ती है अभी, इसका पैर टूट गया है। हाँ ये देखिए, ये वहां पहुंच गया, आपने पुलिस प्रशासन लगा दी, बच्चों के ऊपर पिटाई हुई, हड्डियां टूटी, कितने अस्पताल में भर्ती है, एफआईआर हुआ, छात्र नेता को पकड़ के जेल में बंद करवा दिए। इस सब के लिए आपके पास टाइम था, लेकिन दूल्हा ने जो रात में लिखे वो 10 बजे दिन में और 11 बजे दिन में लिखने के लिए टाइम नहीं था कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। तस्वीर आप देख रहे हैं, खान सर लगातार बच्चों से अपील भी कर रहे हैं कि आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से जो है इस आंदोलन में शामिल हुए। जय हिंद साथियों, ये संदेश हमारे माननीय डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जी के लिए है। आप बिहार के उप मुखिया हैं, मैं तो एक छोटा सा पंचायत का मुखिया हूं, बच्चों को पढ़ाता हूं। आप पूरे बिहार का नेतृत्व कर रहे हैं। राजनीति के क्लास में मैं एक नर्सरी क्लास का बच्चा हूं, लेकिन आप तो कॉलेज के मॉनिटर हैं। तो आपसे आज कुछ सवाल है। आपने जो बयान दिया है सर, आपने कहा, पोल खोल दिया कि बीपीएससी छात्रों से मिलने के बाद खान सर की विजय सिन्हा ने खोली पोल। कई सारे स्टेटमेंट आपके आए हैं, आप खुद भी दोबारा इसे सुन लीजिएगा। बच्चे को भ्रमित करके, उत्तेजित करके ये 2 खान और रहमान ये कोचिंग चलाने के नाम पर ये पहले भी संदिग्ध स्वरूप में बच्चों के आंदोलन के नेतृत्वकर्ता के रूप में अराजकता फैलाने का प्रयास करते हैं। अब रही बात दोस्तों न्यूज चैनलों की, तो ये इनका खुद 180 में से 159वां रैंक आता है। तो ऐसी मीडिया की क्या बात करें, पता नहीं ये मीडिया कब अपने लिए आवाज उठाएगी कि मुझे न्याय कब मिलेगा कि मैं 1 नंबर स्थान पर आ जाऊं। इससे पहले हम अब आगे बढ़ते हैं कि मुद्दा क्या है और चर्चा हम किस मुद्दा पर करने जा रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बीपीएससी परीक्षा से संबंधित बवाल हो रहा है। सारे अपडेट आपको पता है, लेकिन जो लोग नहीं जानते तुरंत मैं अपडेट दे दूं कि बीपीएससी 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा सीसीई के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 4 नवंबर 2024 थी। आवेदन की प्रक्रिया 28 सितंबर 2024 से शुरू हुई थी। पहले आवेदन की आखिरी तारीख 18 अक्टूबर 2024 थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 4 नवंबर 2024 कर दिया गया। यानी डेट को बढ़ा दिया गया था, 18 अक्टूबर से 4 नवंबर कर दिया गया था वेबसाइट जहां पर कर सकते थे। इस भर्ती के जरिए 1957 पद पर नियुक्तियां की जाएगी। इनमें से कुछ पद ये रहे। कुछ पद क्या है? अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, वरीय उप समाहर्ता, अपर सब कलेक्टर जिसे कहते हैं, पुलिस उपाधीक्षक, सहायक राज्य कर आयुक्त, ग्रामीण विकास पदाधिकारी, राजस्व पदाधिकारी, आपूर्ति निरीक्षक, प्रखंड अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी, ब्लॉक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी। ये सारे बीपीएससी क्वालिफाई करके अधिकारी ही बनते हैं। ये ऐसे अधिकारी होते हैं जो लोगों की सेवा के लिए धरातल पर उतरते हैं और इनका काम ही है आपके पूरे जीवन यापन यही संभालते हैं। यही से अधिकारी बन के जो जाते हैं वही, चाहे ब्लॉक से लेकर आपके जिला तक की कोई समस्या हो, आपके पंचायत और आपके गांव तक की समस्या हो, यही समाधान करते हैं। यानी यहां पर पहुंचने के लिए योग्य व्यक्ति को पहुंचना जरूरी था। लेकिन इस बीच हुआ क्या? यहां पर शुरू हुआ विवाद। अब विवाद शुरू जो होता है, उस विवाद को जानिए कि विवाद जो शुरू होता है और उस विवाद में खासकर आपने देखा होगा आंदोलन शुरू हुआ। गर्दनीबाग में धरना प्रदर्शन हुआ।
और इस धरना प्रदर्शन में शिक्षक भी शामिल हुए। कई सारे आरोप लगाए गए कि नॉर्मलाइजेशन वाली बात है, यह शिक्षकों ने अफवाह फैलाया। इस सारी चीजों का मैं पोल खोलूंगा इस वीडियो में। यहां तक कि हमारे डिप्टी सीएम साहब बोलते हैं भी संदिग्ध स्वरूप में बच्चों के आंदोलन के नेतृत्वकर्ता के रूप में अराजकता फैलाने का प्रयास करते हैं। यानी हिंसा फैलाने वाले व्यक्ति बता दिया खान और रहमान सर को। शायद हमारे डिप्टी सीएम महोदय ये भूल गए कि हर मुसलमान अजमल कसाब ही नहीं होता है, अब्दुल कलाम भी पैदा हुआ है इस देश में। इस व्यक्ति को अब टीआरपी की जरूरत नहीं है और आज बच्चों के लिए लड़ते लड़ते अस्पताल में एडमिट है, लेकिन अभी भी लड़ाई जारी है। अब आते हैं, आपने पूरी बात सुनी नहीं, समझा नहीं। कुछ लोग गए आपको भ्रामक बातें बताएं और आप इस बात को लेकर किसी के ऊपर ऐसी टिप्पणी कर दिए जिसके ऊपर पूरे देश का विद्यार्थी नाज करता है। तो समस्या आपने जो पीछे बताया कि पीछे भी उन्होंने संदिग्ध रूप से नेतृत्व किया था भीड़ का, वो क्या है आप देख लीजिए। अगर एक बार आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको लगने लगेगा कि पूरा सिस्टम को समझिएगा तो आपको शर्म आने लगेगा। सर क्या है ईडब्ल्यूएस और एनसीएल सर्टिफिकेट, क्यों रो रहे हैं पुलिस वाले अभ्यर्थी? अभी ना बीपीएससी वाला विवाद शुरू होने से पहले ही 2 दिन पहले यह खत्म हुआ है विवाद, जिसमें आपने बच्चियों को और बच्चों को पुलिस के डंडे से पिटवाया है उस चौराहे पर। नहीं पता है? आइए हम आपको बताते हैं। बिहार पुलिस में 21,391 पद के लिए विज्ञापन जून 2023 में जारी किया गया था। 2023 का है, जरा ध्यान दीजिएगा। 2023 में विज्ञापन जारी किए थे, अभी 24 चल रहा है। इसमें कहा गया इस भर्ती अभियान के लिए लिखित परीक्षा अगस्त 2024 में आयोजित की गई थी। सोचिए, जून 2023 में आपकी बहाली आती है और 24 के अगस्त में, यानी कि 14 महीना बाद आप एग्जाम करवाते हैं। एक एग्जाम कराने में आपको इतना लेट लग गया, लेकिन बीपीएससी का 4 नवंबर तक फॉर्म भराता है और 6 नवंबर से आप एडमिट कार्ड। जरा गौर करिएगा कि जब 2023 की भर्ती 2024 में 14 महीना बाद आप एग्जाम करवाते, इतना ही नहीं, इसके बाद आपने जो किया, परीक्षा के बाद 14 नवंबर को 5 गुना अभ्यर्थी को पीईटी के लिए परिणाम जारी किया गया कि अब वो जाकर पीईटी देंगे, फिजिकल एग्जाम देंगे। लिखित में जो पास किए वो, उसमें से लिखित परीक्षा में शामिल होने के लिए 17,87,720 अभ्यर्थी ने आवेदन किए थे। बेरोजगारी देखिएगा जरा, बहुत दिनों से हैं आप। परीक्षा का आयोजन अगस्त 2024 में 6 चरणों में 7 से 28 अगस्त के बीच आयोजित की गई थी। इसमें 11,95,101 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। 11,95,000, लगभग 12 लाख विद्यार्थी शामिल हुआ था। 17 लाख फॉर्म भरा था, बाकी नहीं परीक्षा में शामिल हो पाया। 14 नवंबर को परिणाम जारी किया गया था। चयनित अभ्यर्थी की संख्या 1,07,079 है। इसमें 67,518 पुरुष है और 39,550 अभ्यर्थी महिला है। 11 जो है ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी हैं। लेकिन विवाद यहां नहीं हुआ, विवाद अब शुरू होता है। विवाद अब क्या शुरू हुआ था, यह तो संक्षिप्त है। शहीद राजेंद्र प्रसाद सिंह राजकीय उच्च विद्यालय गर्दनीबाग में सुबह 7 बजे से आयोजित होगी पीईटी। गर्दनीबाग धरना स्थल पर कई दिनों से जमे हैं लिखित परीक्षा क्वालिफाई करने वाले हजारों अभ्यर्थी। अब ये जो लिखित परीक्षा में पास हुए, ये क्यों धरना पर बैठ गए? इसका रीजन आपने शायद सुना होगा या ना सुना होगा, पटना की घटना आप तक नहीं पहुंचता है। जो बच्चे ईडब्ल्यूएस वाले थे, ईबीसी वाले थे, एनसीएल वाले जो बच्चे थे, जिनको आपने कहा कि फॉर्म भरने से पहले जिसके पास सर्टिफिकेट होगा वो हर जाति के बच्चे हैं, याद रखिएगा। तो जो सर्टिफिकेट परीक्षा मतलब फॉर्म भरने से पहले जिनके पास होगा वही फिजिकल में आ सकते हैं। बाकी अगर आपने लिखित परीक्षा पास कर लिया है तब भी हम आपको आगे के एग्जाम नहीं देने देंगे, यानी पीटी में नहीं शामिल होने देंगे। अब बच्चे परेशान हो गए कि उस समय ऐसा कोई बात नहीं था, और जब ये अब मांग रहे हैं कि भाई उस समय का एनसीएल चाहिए, तब कैसे होगा? ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट उस टाइम का चाहिए, फॉर्म भरने से 2023 से पहले का चाहिए। ये आरक्षण आप देते हैं आर्थिक स्थिति के आधार पर। तो जरा सोचिएगा डिप्टी सीएम साहब महोदय जी, कि जो बच्चा फॉर्म भरते समय गरीब था
और एग्जाम देते देते वो अमीर कैसे हो गया? ये बताइए। अगर उस समय वो गरीब था तो जब तक नौकरी नहीं लगा है तब तक भी वो गरीबे था। ये सोचने वाला विषय है। आप उस समय का सर्टिफिकेट उससे मांग रहे हैं कि भाई तू श्रेणी में आता है कि नहीं, जिस समय तू फॉर्म भरा। अरे वो फॉर्म भरा था, वो एग्जाम देने जा रहा है, वो पास करेगा, ओकरा नौकरी लगेगा, तब गरीबी रेखा से बाहर निकालिए उसको। जब वो पासे नहीं किया, ओकरा एग्जामे नहीं देने दीजिएगा, तो वो कैसे अमीर हो गया? ये बच्चे जब लाठियां खाए हैं, बच्चियों के पैर टूटे हैं, और ये छात्र नेता दिलीप, जिसको अभी आप लोगों ने अरेस्ट करवा के भेज दिया जेल, रहमान सर है, इन लोग जब बच्चों के साथ उतरे हैं तब आप लोग बात को माने कि गड़बड़ हो रहा है। अब विवाद खड़ा हो गया, आपने कैंसिल किया, तो आपका रूल है खत्म किया। इसका मतलब है कि पहले से आपकी कोई अच्छी प्लानिंग नहीं होती है, सिस्टम सही से नहीं चल रहा है। बच्चे लाठी खाएंगे, हाथ पैर तोड़वाएंगे, मर्डर होगा, उसके बाद आप लोग जो है सो बदलाव लाते हैं। काहे जी? और दोषी कौन है इसमें? आपका पूरा सिस्टम दोषी है। आइए, अब यह बात रही बीपीएससी की, यह बिहार पुलिस की बात बता दिए आपको। सर ये 3 चिट्ठी समझ में आएगा, लेकिन बीपीएससी ने एक चिट्ठी आपके चेयरमैन ने आपसे छुपाया है, डिप्टी सीएम साहब महोदय जी। और जो नेता आपसे मिलने गया था ना, वो भी नहीं इस बात का जिक्र किया था। हम जिक्र करेंगे। 3 चिट्ठी आप देखिएगा, आपको लगेगा कि बीपीएससी सही था। हम चौथा चिट्ठी दिखाएंगे, तब आपको लगेगा, अगर सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा, तब आपको पता चलेगा कि कौन सही था। एक बार अफवाह फैलाया गया कि 13 तारीख से बीपीएससी की परीक्षा नहीं होगी। इसके बाद कै तारीख को होगी? बताया गया कि 19/1 से होगी। यह अफवाह वाला था। एकीकृत 17वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के आयोजन की तिथि 13/12/2024 को बढ़ाकर 19/1/2025 किए जाने के संबंध में विभिन्न सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर एवं समाचार पत्रों में भ्रामक एवं फर्जी सूचनाएं प्रचालित की जा रही हैं। ठीक है, यह भ्रामक था। आयोग इस प्रकार के सभी खबरों का पूर्णतः खंडन करता है एवं सूचित करता है कि उक्त परीक्षा का आयोजन पूर्व से निर्धारित तिथि 13/12/2024 में परिवर्तन नहीं किया गया। आयोग द्वारा कोई भी सूचना अपने वेबसाइट के माध्यम से प्रकाशित की जाती है। बहुत अच्छा बात। ये 16/11/2024 को आया, अफवाह फैलाई गई, बीपीएससी ने क्लियर किया कि भाई ये अफवाह है, हम 13 तारीख को एग्जाम लेंगे। बहुत अच्छा बात है, ये 16/11/2024 को बता दिया गया। अच्छा बात है, यहां बीपीएससी कोई गुनाह नहीं किया। दूसरा बात, एक और लेटर बीपीएससी का, ये 5/12/2024 को आता है। जैसा कि आपको पता है 4 तारीख तक फॉर्म भराता है, 5 तारीख को बीपीएससी की तरफ से एक नोटिस आता है जिसमें बताया गया कि एकीकृत 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा दिनांक 13/12/2024 12 बजे मध्याह्न से 2 बजे अपराह्न तक राज्य के विभिन्न जिला में अवस्थित परीक्षा केंद्र में आयोजित की जाएगी। बताया गया कि 12 से 2 यानी कि एक ही शिफ्ट में एग्जाम हो जाएगा। और यही चेयरमैन साहब का कहना भी है कि जब एक ही शिफ्ट में एग्जाम होगा तो नॉर्मलाइजेशन की बात कहां आती है। और बहुत बढ़िया से ये बात कह के निकल गए, लेकिन रुक जाइएगा, सर हड़बड़ाइएगा नहीं आप। उसके बाद फिर आता है, ये आता है 6 तारीख को। 6 तारीख को कब? जब पूरी तरह से आंदोलन हो गया उग्र, तब। लेकिन आपको बता दें, हम 4 और 5 से इस सोशल मीडिया में तेजी से यह खबर चलने लगा था बच्चों का कि भाई नॉर्मलाइजेशन होगा इस बार। और एक ही शिफ्ट में जब बीपीएससी का एग्जाम हो जाता है तो नॉर्मलाइजेशन क्यों होगा? इसलिए हम इसके खिलाफ जाएंगे। और इतना ही नहीं, 80,000 बच्चे तो आंदोलन में भाग लेने वाले वो हैं कि 4 तारीख तक आपने कहा, लास्ट डेट 4 तारीख तक था ना जी, 4 नवंबर, तो उस दिन तक तो भर सकता था ना। लास्ट 2 दिन सर्वर फेल हो गया आपका, इतना सस्ता वाला सर्वर लगा रखे हैं आप। अब वो बच्चा का चालान कट गया, फॉर्म सबमिट नहीं हुआ। आपको पता है 80,000 में से कितने बच्चे ऐसे होंगे जिनका ये अंतिम एग्जाम रहा होगा। इसके बाद वो जीवन भर कभी दोबारा एग्जाम में बैठ नहीं सकते हैं, यानी उनका जीवन की कहानी यहां से खत्म हो जाती है। वो बीपीएससी का एग्जाम नहीं दे सकते हैं। ये आपके घटिया सर्वर के प्रॉब्लम के वजह से, घटिया सिस्टम के वजह से वैसे बच्चे वंचित हो गए जिन्होंने सालों साल से मेहनत किया था, तैयारी करी थी। हो सकता है पिछले बार वो 1-2 नंबर से छूटे होंगे, इस बार उनका नैया पार हो जाता। लेकिन आपका ये सर्वर काम न करने की वजह से
2 दिन काम नहीं किया, बच्चे छूट गए। अब आप कहेंगे कि पहले काहे नहीं भरा? बोर्ड के सचिव जी का कहना था कि पहले काहे नहीं भरा, हम तो टाइम दिए थे दोबारा। ए भैया, लास्ट डेट आप दिए थे ना, उस दिन तक आप अपने तरफ से मजबूत रहते ना जी। कोई बच्चा नहीं ना कहता आपसे कि 5 तारीख के हम भरेंगे, फिर से ओपन कीजिए। तो चले ना अबे अंगनमा टेर, ये वाला कहावत सूट होता है आपके ऊपर यहां से। तो सबसे बड़ी बात है कि चलिए अब नॉर्मलाइजेशन वाली बात अफवाह कैसे फैला, अब बताते हैं कि कैसे फैला। से ये 3 चिट्ठी सगरो दुनिया को दिखा रहे हैं आप, और न्यूज चैनलों में चलाया जा रहा है। ये चिट्ठियां कौन दिखाएगा? इस सारा शिक्षक के जो आप चिट्ठी देकर बुलाए थे बीपीएससी कार्यालय में मीटिंग के लिए, गोली खेले लेल कहला बुलाए थे, क्या लिखे थे? देखिए, सत्य प्रकाश शर्मा आईएएस सेक्रेटरी, बताइए। मान्यवर, बिहार के लोक सेवा आयोग पटना के कार्यालय में दिनांक 30/10/2024 को 4 बजे अपराह्न में आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं के संबंध में पटना स्थित विभिन्न कोचिंग संस्थानों के संचालकों के साथ विचार विमर्श करने हेतु एक बैठक आहूत की गई है। कृपया कोचिंग संस्थान के संचालक सह संचालक के साथ उक्त बैठक में भाग लेने का कष्ट करें। 25/10/2024 को यह लेटर जारी किया गया था और 30 तारीख को अपने सभी संचालकों को, पढ़ाने वाले टीचर और उसके सह संचालक यानी उसके साथी, उनको बुलाया अपने अपने कार्यालय, मीटिंग किया। मीटिंग में जब आपने चिट्ठी देकर बुलाया तब ना सब गया जी। जिसको डिप्टी सीएम साहब अब कहते हैं कथित कोचिंग संचालक, संदिग्ध आंदोलन के नेतृत्व करता। अरे जब ये संदिग्ध लोग हैं, ये ऐसे लोग अगर संदिग्ध है, इस देश का शिक्षक संदिग्ध है, आतंकवादी है, तो फिर इनको चिट्ठी देकर बुलाते क्यों हैं अपने कार्यालय में? बताइए ना, फिर चिट्ठी देकर क्यों बुलाते हैं इनको? बीपीएससी अपना काम नहीं कर पा रही, इनके पेपर लीक हो जाएंगे, बिहार पुलिस के ये कटअप नहीं जारी करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर की जारी नहीं करेंगे, लेकिन ये बताएंगे कि कोचिंग माफिया, नाम देते हैं कोचिंग माफिया, तथा कथित है, और आप है कथावाचक। आप बताइए इसके बाद क्या होता है? ये जो आपने बुलाया, ठीक है, मीटिंग हुई होगी, टीचर सब आए, टीचर से आपकी जो बात हुई है, एक बार सचिव साहब, बीपीएससी के अध्यक्ष साहब, आप एक बार तो बोल दीजिए कि कौन चीज बात हुआ था शिक्षक सबसे मीटिंग में। सारे शिक्षक को आपने बुलाया था, चिट्ठी भेजा था ना जी, लोग गए थे ना कि नहीं गए थे? तो उस मीटिंग में क्या बात हुई थी ये तो अपने मन से एक बार बोल दीजिए, और नहीं बोल पाते तो हम बताते हैं। वहां पर टीचरों, सभी टीचरों का यही कहना है कि जो बात हुई उसमें आपने कहा पहले कि नॉर्मलाइजेशन तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सब सही मानता है, तो नॉर्मलाइजेशन करने में क्या दिक्कत है? इससे क्वेश्चन पेपर लीक होने में हम रोकेंगे, अलग अलग क्वेश्चन बनाएंगे। तो टीचरों ने आपको सुझाव दिया कि बीपीएससी में जीके के क्वेश्चन की भारी मात्रा होती है, मैथ तो नाम मात्र का होता है, तो इसमें जीके के क्वेश्चन में नॉर्मलाइजेशन सिस्टम सही नहीं होगा। क्योंकि मान लीजिए बच्चे, अगर आप लोग पढ़ते तो मैं पूछूं कि भारत की राजधानी कहां है, तो बड़ा आसान है आपके लिए, लेकिन मैं पूछूं सीरिया की राजधानी कहां है, तो हो सकता है आप में से बहुत बच्चे जवाब नहीं देंगे। तो बताइए, ये दोनों तो राजधानी, देश और राजधानी का सवाल है, लेकिन सवाल का लेवल अलग हो गया, क्योंकि अपने देश का सबको पता है, बाहर वाला नहीं। अब कहेगा कि क्वेश्चन मात्र एक के था, राजधानी ये पूछे थे। अब भारत की मुद्रा आपको पता है और हम पूछ दे कोई और देश की मुद्रा की, भाई लेबनान की मुद्रा क्या है, अब बहुत लोग इसको नहीं पता, तो क्वेश्चन का लेवल कैसे हुआ? देश पढ़े अब विदेश पढ़े, ये अलग अलग लेवल के क्वेश्चन हो गए। इसीलिए शिक्षकों ने कहा कि नॉर्मलाइजेशन न किया जाए, एक ही शिफ्ट में एग्जाम ले लिया जाए। तो इन लोगों ने कहा, वहां जो अधिकारी थे उन्होंने कहा कि ठीक है, इस पर फिर हम लोग विचार विमर्श करेंगे, और 15 नवंबर को बापू सभागार में हम एक मीटिंग रखेंगे जहां छात्र भी मौजूद होंगे, शिक्षक भी मौजूद होंगे और बीपीएससी के अध्यक्ष सचिव सब होंगे। लेकिन यह 15 नवंबर आया और चला गया, इन्होंने कोई सूचना नहीं दिया, और न बच्चों के साथ मीटिंग करा, न शिक्षकों के साथ मीटिंग करा। अरे हम जब 5 आदमी कोई बात करते हैं और कोई बाहर जाके कोई दूसरा आरोप लगा दे, तो बाकी लोग आके उसको खारिज करेंगे ना जी।
क्यों गलत आरोप लगा रहा है? अगर शिक्षक सब गलत आरोप लगाया तो आप आकर बोलते ना कि शिक्षक के साथ हमारी क्या मीटिंग हुई थी, और आप ही के कार्यालय में मीटिंग हुआ है, चिट्ठी देकर आपने बुलाया है, तो चिट्ठी देकर फिर बताते ना कि टीचरों के साथ मीटिंग हुआ, तो चिट्ठी में क्लियर करते ना कि किस किस मुद्दे पर बात हुई थी। कहां रह गए थे आप? क्या इस देश के टैक्स से पैसा से आपकी सैलरी नहीं दी जाती है? 2 लाइन लिखने वाले आपके ऑफिस में मौजूद नहीं है व्यक्ति, तो आपने भ्रामक बातें तो आपने सबके दिमाग में भरा, और फिर ना कुछ बूझे ना सूझे प्रोग्राम तो रख दिए थे 15 नवंबर को बापू सभागार का। अब टीचरों और बच्चों को तो यही समझ में, टीचर आए तो बाहर बच्चों को बताएं कि क्या मीटिंग में हुआ था, इस मुद्दे पर चर्चा हुआ, नॉर्मलाइजेशन की भी बात हो रही थी। 6 से एडमिट कार्ड डाउनलोड करवाना शुरू कर दिया। बच्चों को लगने लगा कि भाई ये तो नॉर्मलाइजेशन वाला खेल होगा, क्योंकि इस पर कोई क्लियर ही नहीं कर पा रहा है आयोग कोई चिट्ठी। आपने जो भी चिट्ठी निकाला आंदोलन से पहले, आपने चिट्ठी निकाला, उसमें एक बार भी जिक्र किया कि नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा? नहीं किया। लेकिन बच्चों को तो यह पता था कि होगा, क्योंकि आपकी मीटिंग अधूरा रह गई, बात इधर के उधर रह गई, कई तरह की अफवाहें हुई। इस अफवाह को आप बताइए ना। 4 और 5 से सोशल मीडिया पर आंदोलन चल रहा है, 6 तारीख के बच्चे जाते हैं धरना देने, ऑफिस में आपसे पूछने, आपसे मिलने चेयरमैन से। बच्चे ने ना तो बस जलाया, ना दुकान तोड़ी, ना गाड़ियां जलाई, ना कोई रोड बंद किया, वहां पहुंच गया, आपने पुलिस प्रशासन लगा दी, बच्चों के ऊपर पिटाई हुई, हड्डियां टूटी, कितने अस्पताल में भर्ती हैं, एफआईआर हुआ, छात्र नेता को पकड़ के जेल में बंद करवा दिए। इस सब के लिए आपके पास टाइम था, लेकिन दूल्हा ने जो रात में लिखे वो 10 बजे दिन में और 11 बजे दिन में लिखने के लिए टाइम नहीं था कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। वाह रे वाह, सर अपने टाई कोट पहन लिए और गरीब के बच्चा फटा हुआ पैंट और कुर्ता पहन के रात दिन तैयारी कर रहा है, और रात के ठंड में वो रोड पर जाकर धरना दे रहा है रोजगार के लिए। देश में तनको न कुछ बुझा रहा है, ना खराब लग रहा है तनको। देश के किसान से लेकर एक एक व्यक्ति के पसीना के कमाई के टैक्स के पैसा से आपकी सैलरी जाती है सर, तो उनको पिटवाने में आपको मजा आया। लेकिन एगो नोटिस निकाले में 4 लाइन लिखे में, अरे इंक के पैसा जो टाइप में लगता ना जी, वो ये है देश के जनता के टैक्स के पैसा से आता है। नहीं टाइप करवा सकते थे आप? जो रात में करवाए नॉर्मलाइजेशन वाला लिखे ना जी, लिखे ना आप, या लिखे ना कि नॉर्मलाइजेशन अपनाने का उल्लेख नहीं किया गया है। ये जो रात में लिखे ये बात आप नहीं लिख सकते थे। दिन भर आंदोलन हुआ, और पटना में आंदोलन हो रहा है। पटना के नेताओं को नहीं पता चल रहा, अधिकारी को पता नहीं चल रहा है। जहां सारे नेता अधिकारी बैठते हैं, तो पटना से 300-400 किलोमीटर दूर किसी गांव में मर्डर हो जाए, बलात्कार हो जाए, कुछ भी हो जाएगा, लूटपाट हो जाएगा, कैसे सूचना पहुंचेगा यहां कि हमारे देश का स्थिति इतना खराब है कि एक समाचार पहुंचने में इतना वक्त लगेगा? इसका मतलब है कि आप लोग को पता था, तब ना पुलिस भेजवाएं, बच्चों को पिटवाएं, बच्चे पिटाएं वहां पर, और आंदोलन का तो कोई रूप नहीं होता। लेकिन किसी शिक्षक ने किसी वीडियो को उठाकर देख लीजिए, नहीं कहा कि हिंसात्मक आंदोलन करना है, हमें शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करना है। जिस खान सर के बारे में और जिस रहमान सर के बारे में आप लोग ये चर्चा कर रहे हैं, माननीय डिप्टी सीएम साहब, अब वीडियो उठाकर देख लीजिए, एक भी वीडियो में इन्होंने नहीं कहा कि हम लोग को हिंसा करने की जरूरत है। सुबह सुबह समझाया कि आप सड़क पे ना जाके अंबेडकर जी का पुण्यतिथि है गर्दनीबाग धरना स्थल पे पहुंचे। हम लोग के कहने पे आप लोग आ गए। अब हम लोग इनको वादा, इन्होंने हमारा मान रखा, हम इनका मान रखेंगे, नॉर्मलाइजेशन रद्द कराएंगे, और अगर बच्चों का टाइम खराब होगा तो बीपीएससी को डेट एक्सटेंड करना पड़ेगा, और जो सर्वर प्रॉब्लम की वजह से 80,000 बच्चे फॉर्म नहीं भर पाते उन्हें एक दिन का मौका दिया जाए। बात को रखे, हम धरना पर बैठे, हम अपनी मांग को रखें। क्या आप लोग नेता बनते और सरकार में जाती भूल जाते इस बातों को, और अपनी मांग रखनी होती है जब आप सरकार में नहीं होते तो बैठ जाते हैं? अरे आप किसी उम्र में चुनाव लड़ लीजिएगा, लेकिन जिस बच्चा का जीवन आज 2 दिन आपके सर्वर फेल होने की वजह से खत्म हो गया ना, वो दोबारा एग्जाम नहीं दे सकता है। ऐसी व्यवस्था है।
है इसके लिए कोई विकल्प आपके पास? वो बच्चे इसलिए गए थे कि 2 दिन सर्वर फेल हुआ है सर, 1 दिन मौका दे दीजिए फॉर्म भरने का, 1 दिन आपने नहीं दिया। और जो बच्चे बाद में आपसे मिलने गए ना, उनको आपने कहा कि हम माननीय मुख्यमंत्री साहब से बात करते हैं। आप भी उप मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री साहब से बात करके क्या किया? क्या 1 दिन बढ़वा दिया? नहीं ना, वो बच्चे छूट गए सर, अपराध लगेगा आपको, वो कल्पेंगे वो बच्चे। इसके बारे में चर्चा कर लीजिए। अब आप बताइएगा कि 4,80,000 तो अप्लाई किया फॉर्म, 90,000 बच्चा सबमिट नहीं कर सका। इसमें से हजारों ऐसे बच्चे जो अब दोबारा एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे। इसका गुनहगार कौन है? वो शिक्षक या आपका तंत्र? नॉर्मलाइजेशन वाला अफवाह कहां से फैला बताइएगा आप लोग। और खान सर खुद थाना पहुंच गए थे, खुद थाना पहुंच गए थे सच में। आइए अब हम आपको बताते हैं कि मजिस्ट्रेट साहब का सुन लीजिए क्या कहे हैं। रात करीब 8 बजे विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट MS खान ने खान सर को छोड़ने की जानकारी दी थी। खान सर को जो डिटेन किया गया था, आपके सामने वो गाड़ी पर बैठकर थाना से निकल रहे हैं। मजिस्ट्रेट साहब कह रहे हैं कि डिटेन किया गया उनको और फिर रात में छोड़ा गया। डिटेन करना और फिर रात में छोड़ना डिटेन कब किया जाएगा? हम अपने थाना में जाकर बैठ जाएंगे, हम डिटेन हो गए हैं, रात में छोड़ दिया गया, बिना पकड़ले रात में छोड़ दिया गया। केंद्र से लेकर राज्य तक आपकी सरकार है ना डिप्टी CM साहब। अब बताइएगा, RPF का एग्जाम 2, 3, 9, 12 और 13 दिसंबर को है, यानी 13 दिसंबर को RPF का एग्जाम लास्ट है और BPSC का भी एग्जाम 13 दिसंबर को है। अब एक कैंडिडेट जिसने RPF के लिए भी अप्लाई कर रखा है, 13 दिसंबर को उसका एग्जाम है, और BPSC के लिए उसने अगर अप्लाई करा है तो पक्का है कि 13 को होगा, क्या कि 1 डेटे में एग्जाम है। तब दोनों में से किस में जाएगा? किस में जाएगा? और ये 12 तारीख वाला को ही ले लीजिए, RPF का एग्जाम देने के लिए लखनऊ गेल है, मान लीजिए 12 को, और 13 को पटना में न हो का पूर्णिया में उसका सेंटर है 13 दिसंबर को। तो लखनऊ से 12 को चल के एग्जाम देके और 13 को कैसे एग्जाम पकड़ लेगा जी? लटकियो के आएगा तैयो तो उपाय न है, किसी तरह जिंदा बच के भी आ गया तो। सर ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलता है देश। हम एगो छोटा सा मुखिया है एक पंचायत का, हमने पहले कहा है, नर्सरी क्लास के बच्चा है आपके सामने, लेकिन हे देवता, हे प्रभु, एक बार सोचिएगा जरूर। शिक्षक को आप जैसे ही कह दिए, जिससे करोड़ों बच्चा उम्मीद लगाए बैठा है कि वो व्यक्ति हॉस्पिटल से कैसे उठ के आएगा और हमको पढ़ाना शुरू कर देगा, जिसने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति पैदा किया इस हिंदुस्तान में। और रहमान और खान कहते आपको अजमल कसाब समझ में आता है, अब्दुल कलाम क्यों समझ में नहीं आता है? और वो सोचिएगा जरूर। बाकी दोस्तों, अगर आप अपने हक की लड़ाई, अपने हिस्से की लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं तो किसी को दोष मत दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय हिंद।